हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो आपकी चौथे सेमेस्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोगों को बिल्कुल इस चीज के लिए परेशान नहीं होना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है या आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा आपको नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह देख रहे हो, और अगर पता है तो भी आप बिल्कुल सही जगह देख रहे हो। बिकॉज जिनको पता है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है उनको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे जो है वो फोर्थ सेमेस्टर की इस मैथमेटिक्स से डरा करते हैं, और मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री, इससे भी डरा करते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है कि आपको जितने सेशन में मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा रहा हूं, वो सेशन में आपको ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद सारी की सारी चीजें आपको मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस साइड में आप लोग देख रहे होंगे कुछ लिखा गया है, जैसा कि लिखा गया है त्रिकोण, फिर लिखा गया है भुजा का निर्धारण, फिर लिखा गया है पाइथागोरस थ्योरम, फिर लिखा गया कुछ महत्वपूर्ण नियम। देखो, ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है ना, किसी काम को करने के पहले हमें उसकी तैयारी बनाना जरूरी होता है। जैसे आप लोग अगर रोटी बनाने जाते हो या कोई भी चीज अगर आप करने जाते हो, तो क्या वो तुरंत रोटी बन जाती है? नहीं, पहले हम गेहूं को पीसते। तो इसी तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है, वो है ये चार चीज। अगर ये आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज हम लोग इसी चार बेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें त्रिकोण, यानी देखो त्रिकोण को ट्रायंगल क्यों लिखा है मैंने, आप जरा सोचोगे कभी कभी भी आपको त्रिभुज को त्रिकोण नहीं बताया गया होगा, लेकिन मैं आपको पहली बार बता रहा हूं त्रिकोण। उसका रीजन भी छिपा है, उसको मैं अभी ब्रीफ करूंगा। त्रिकोण क्यों कहते हैं, भुजा निर्धारण क्या होता है। आप लोग सोचोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगला है पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान देना बहुत जरूरी, ठीक है। एंड लास्ट है ये रूल के बिना ट्रिग्नोमेट्री लग ही नहीं सकती। तो हमें ये चारों नियम जो दिए गए हैं इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो हम लोग कहीं दूर ना जाके पहले इसी के बारे में बात करते हैं कि होती क्या है आखिर ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर हम हिंदी में देखें तो यहां पे लिखा गया है त्रिकोणमिति। क्या लिखा गया है? त्रिकोणमिति। अब इसका क्या मतलब होता है? त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, और आप कोई भी अगर ट्रायंगल देखोगे तो आपको तीन कोण दिखेंगे, ए बी सी। ट्राई एंगल का मतलब ही होता है दोस्तों, देखो ट्राई का मतलब होता है तीन। केमिस्ट्री की गिनती में इसे ट्राई मतलब तीन बोलते हैं, एंगल मतलब कोण बोलते हैं। त्रिकोण का, उसके बाद मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है? मापना। इन्हीं तीन कोणों के मापने का खेल होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब आप लोग सोचो कितनी बड़ी बड़ी चीजें आप लोग पढ़ जाते हो, क्या आप तीन कोण नहीं माप सकते हो? माप सकते हो ना। सो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हो। और दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप लोग पहली बार आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी पिछले सब्जेक्ट के, जिसमें इंग्लिश का, आपके शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का, सारे सब्जेक्ट के आपके करवाए जा रहे हैं सेशन, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री। एंड इन द इंग्लिश, आप ट्राई मतलब मैंने बताया आपको तीन होता है, एग्नो मतलब एंगल होता है। याद रखना यहाँ पे जो GNO लिखा है, एग्नो लिखा है, एंगल वाला। देखो एंगल में ANG होता है, तो एग्नो वाला, जो एग्नो का मतलब होता है कोण, तो तीन कोण, और मेट्री मतलब होता है मापना। तो तीन कोणों की जो माप होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, और वही जो तीन कोणों का माप होता है वही ट्रिग्नोमेट्री हमें सीखना होता है। स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा गया है त्रिकोण। तो त्रिकोण का क्या मतलब होता है? तो देख रहे होगे आप कि तीन भुजाओं की बंद आकृति, तीन भुजाओं की बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज या त्रिकोण कहलाती है। मैंने त्रिकोण भी लिखा है, याद रखना इस चीज को, क्योंकि त्रिभुज को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? त्रिकोण। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट जो सेशन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट
चीज यहां पे लिखा गया है कि भुजाओं का निर्धारण करना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल ट्रिग्नोमेट्री में यहीं से बनते हैं, और जिन बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है उन बच्चों में प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे भुजाओं का निर्धारण कैसे होगा, तो देखो कोई भी ट्रायंगल, इवन यही नहीं कोई भी ट्रायंगल, अगर ये भुजा ए है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये भुजा ए है तो इसके सामने, सॉरी, अगर ये कोण ए है तो इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। अब अगर ये बी है तो इसके सामने को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, स्मॉल बी से। अब तो आप लोग होशियार हो ही गए हो, तो सी के सामने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्मॉल सी से। बिल्कुल, आप तो कहोगे सर हमको तो आने लगा। अब अगर बाय द वे आप भूल जाते हो, लेट्स अज्यूम दैट कि आप भूल जाते हो, तो आप क्या करोगे। देखो मान लो फिर हमने एक ट्राइंगल दिया आपको और आपको ये नियम भूल गया कि किसके सामने हम क्या लिखेंगे, मान लो भूल गया, तो आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। देखो यहां पे 3 लोग दिख रहे हैं ना, तो ए बी के बीच में कमी किसकी है, उनको रख दो, ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे। तो ए बी के बीच में कमी किसकी, सी की, देखो अपने आप नियम बनने लगा। बी सी के बीच में कमी किसकी, ए की, तो हमने फिर ए लिख देना है। ए सी के बीच में कमी किस चीज की, तो बी की, तो हमने फिर बी लिख देना। क्लियर, ये था आपके भुजाओं का निर्धारण। अब मैं क्यों बता रहा हूं इस चीज को, वो आपके इस चौथे नियम में मैं फिर से क्लियर करूंगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा थियरम दिया गया है पाइथागोरस थियरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय, जिसका मतलब होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये तभी हो सकता है, ये थियरम तभी हम बना सकते हैं जब हमारा जो त्रिभुज हो वो कैसा हो, समकोण। त्रिभुज कैसा हो, समकोण। अब समकोण का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। जैसे ये हो गया सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इस ए बी सी में, इस ए बी सी में जो कोण सी है ये कितने अंश का है, 90 अंश का है। यही हमें निर्धारित करना होता है। और जब तक हमें इस तरह का त्रिभुज नहीं मिलेगा हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगे। पहली चीज। अब बात आती है कर्ण कौन सी भुजा होती है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, सदैव कर्ण होती है। इस चीज को याद रखिएगा, अभी मैं हर चीज प्रूफ करके आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो नियम है ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। अब आप कहोगे सर आधार कैसे डिसाइड करेंगे और लंब कैसे डिसाइड करेंगे। अभी तक आपको कोई बताया नहीं होगा कि आधार और लंब डिसाइड कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस आधार और लंब का निर्धारण कैसे करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप ध्यान से देखिएगा, कभी भूलोगे नहीं आप, ठीक है। देखो जब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं किसकी, जब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे इस एंगल की, याद रखना, ध्यान से समझना। जब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे कोण बी की, ठीक है। देखो कोई भी आपका ट्रायंगल होगा जो कि समकोण होगा तो उसकी एक भुजा फिक्स होगी, वो कौन सी होगी, कर्ण। अब आपको पता है कि आधार या तो ये होगी या तो ये होगी। सवाल ये उठता है कि सर आधार कौन सी हम लेंगे, तो आप बस ध्यान से समझो कि अगर ये भुजा की बात की जा रही है या इस एंगल की बात की जा रही है तो कर्ण तो फिक्स है, लंब और आधार में कंफ्यूजन है। तो अगर बी की बात की जा रही है तो आधार बीसी होगा, यानी इसके पास की भुजा होगी, क्योंकि भैया कर्ण सबका फिक्स रहेगा। और अगर कोण ए की बात की जा रही है तो इसके पास की भुजा होगी, यानी ये वाली हमारी आधार। और इसी कंफ्यूजन में जब बच्चों से पूछा जाता है साइन ए बताओ, तो वो आधार इसको ले लेते हैं, लंब इसको ले लेते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कोण कौन सा पूछा जा रहा है। कोण अगर साइन ए पूछा जा रहा है तो कर्ण तो फिक्स रहेगा, आधार हमारा ये होगा। अगर कोण आपसे बी पूछा जा रहा है तो कर्ण फिक्स रहेगा, आधार ये होगा। अब सिंपल सी भाषा में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि कोण की संलग्न भुजा आधार होती है।
बट उसका रीजन क्या है कि कर्ण को छोड़ के, क्योंकि देखो इस कोण में दो संलग्न भुजाएं हैं, एक हमारी ये कर्ण है और ये है। तो कर्ण को जब ये लिख दोगे कर्ण को छोड़ करके, तो कर्ण को छोड़ करके सिर्फ एक ही संलग्न भुजा बच रही, वो ये। अब इसी तरह से अगर इस कोण की बात करेंगे तो कोण की संलग्न भुजा, लेकिन कर्ण को छोड़ के, तो कर्ण को छोड़ दोगे तो सिर्फ ये भुजा बचेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती है, बच्चे गलत करते हैं। तो ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम का कुछ रूल्स था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट रूल पे हम आते हैं, दिया गया सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब ये जो नियम दिया गया है इसको हम लोग निर्धारित करते हैं कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, ए बी सी, तो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब इसका नियम क्या होता है जरा ध्यान से समझना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस ट्रायंगल में ये हमेशा 90 अंश एक तो रहेगा ही, क्योंकि समकोण की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक कोण तो 90 अंश रहना ही रहना है, आपको पता है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब इन दोनों कोणों में, ध्यान से समझना, इन दोनों कोणों में अगर इस वाली भुजा के सामने की बात की जाए, यानी एसी के सामने की बात की जाए तो ये कोण बी है, और अगर बीसी के सामने की बात की जाए तो ये कोण ए है। तो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। अगर ये भुजाएं दोनों 4-4 की हैं, ध्यान से समझना, दोनों 4-4 सेंटीमीटर की हैं, तो इनके सामने वाले जो कोण होंगे, यानी इस 4 के सामने ये जो बी वाला होगा ये भी उतना ही होगा जितना इस 4 के सामने वाला ये कोण होगा। तो यही लिखा गया है, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट रूल लिखा गया कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी कैसे होती है, इंपॉर्टेंट थिंग है। सो इसलिए अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, बार बार क्यों हम राइट एंगल ले, हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी और सी। अब क्या होता है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। समझना ध्यान से कि अगर हम मान लें कि इन तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, सबको पता है, तो मान लें अगर ये आपका 90 हो गया, ये 60 हो गया और ये 30 हो गया, हमने मान लिया है, ठीक है। तो देखो 60 30 90 90 180 हो जाएगा। अब बात क्या आती है कि मैंने लिखा है कि बड़े कोण के सामने जो भुजा होगी वो बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये वाला हमारा बड़ा कोण है, एंगल ए हमारा बड़ा कोण है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी, यानी ये जो स्मॉल ए होगी। अब ये स्मॉल ए क्यों होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी, और एंगल 30 के सामने वाली ये भुजा है, यानी इसे हम किससे लिखेंगे, अगर ये सी है तो इसको स्मॉल सी से लिखेंगे, तो ये सबसे छोटी भुजा होगी। अब कहोगे सर इसका रूल कहां आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही सिंपल तरीके से पूछता है। क्या पूछता है पता है, ऐसे आपको एक एंगल देगा और इसमें साफ साफ सारे एंगल लिखे रहेंगे, यहां 30 भी लिखा रहेगा, ए बी सी। अब आपसे सिंपल सी भाषा में पूछेगा कि सबसे छोटी वाली भुजा का मान बता दीजिए। आप कैसे निर्धारित करोगे सबसे छोटी वाली भुजा कौन सी? क्या आप देख के निर्धारित करोगे? नहीं, रूल ये कहता है कि इसके छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी, यानी मान हमें किसका बताना है, ए बी का बताना। तो इसीलिए ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको सेशन समझ में आया हो, लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए, कम से कम 50 लाइक का टारगेट इस वीडियो पे है, तो आप लोग उसको पूरा कीजिएगा। एंड हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, अनुपात, अनुपातों का मान। ये दो टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं गारंटी बताता हूं 6 सेकंड के अंदर आपको वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश सुने होगे ना, 6 सेकंड के अंदर आपको आएगा, 6 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच।